16 दिसंबर 2024 तकरीबन 5 बजे शाम 5 बजे का वाक़या रहा होगा। एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और आगरा का ही एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया, और टेढ़ी बगिया जो इलाका है उसी का एक क्षेत्र है इस्लाम नगर। तो इस्लाम नगर जो क्षेत्र होता है उसमें एक दुकान होती है। उस दुकान में एक अनियंत्रित टेम्पो आ रहा होता है, और अनियंत्रित होने के बाद में उस दुकान में वो घुस जाता है। घुसने के बाद में उसमें एक लड़की होती है 9 साल की, उसके हाथ में चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद में जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं वो पुलिस को सूचित करते हैं, और सूचित करने के बाद में पुलिस आती है, और दोनों पक्षों में हालांकि समझौता हो जाता है। और जो टेम्पो चालक होता है, जिसकी टेम्पो होती है, वो भी दरअसल इस्लाम नगर जो कस्बा होता है वहीं का रहने वाला होता है, और दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। इसके बाद में महज 2 दिन का समय बीतता है, और 18 दिसंबर 2024 का ये वाक़या है। एक बार पुनः उन दोनों परिवारों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, और दोनों तरफ से पथराव होता है। पथराव होने के बाद में दोनों पक्ष में जब पथराव होता है, तो पीड़ित पक्ष होता है उसको चोट पहुंचती है। चोट पहुंचने के बाद में वो व्यक्ति पुलिस के पास में जाता है, और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद में जो आगरा शहर है उसके जो नेता होते हैं, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उनके पास में भी वो पीड़ित पक्ष जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। और सुनवाई ना होने के बाद में वो परिवार परेशान होता है, और परेशान होने के बाद में जो उसका एक मकान होता है उस मोहल्ले में, इस्लाम नगर मोहल्ले में, उस मकान का जो आधा हिस्सा होता है वो बेच दिया जाता है उसी परिवार के द्वारा। और ये लोग परिवार सहित जब गांव को छोड़ते हैं तो वहाँ से ये कह के निकलते हैं कि दरअसल जो एक राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है आजमेर, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन शायद उस इस्लाम नगर गांव के जो रहने वाले व्यक्ति थे उनको शायद ये नहीं पता था कि जो भी कुछ घटनाक्रम हमारे गांव में इन दोनों परिवारों के बीच में घटित हुआ है उसके द्वारा शायद 5 लोगों का जो कत्ल होगा, इस कत्ल रूपी इबारत की कहानी लिखी जाएगी। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो पीड़ित परिवार होता है उसके साथ में ऐसा क्या, उसके गांव के जो रहने वाले उसी के समुदाय के लोग होते हैं, ऐसा क्या उसके साथ में करते हैं, क्या उसके साथ में सामाजिक मतभेद करते हैं, या उसको तरह तरह की जो प्रताड़नाएँ दी जाती हैं समाज में वो देते हैं, जिसके द्वारा 5 कत्ल कर दिए जाते हैं। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पर बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है लखनऊ से प्रारंभ होती है। लखनऊ का एक पुलिस स्टेशन लगता है नाका, और नाका पुलिस स्टेशन के तहत आने वाला एक इलाका है चारबाग, और चारबाग जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने एक होटल होता है जिसका नाम शरणजीत होता है। और उस शरणजीत नाम का जो होटल है उसमें 30 दिसंबर 2024 के तकरीबन शाम के 9 बजे तकरीबन 6 मुसाफिर आते हैं, जिसमें एक लड़का होता है, 4 लड़की होती हैं और 2 पति पत्नी होते हैं, और ये रूम नंबर 109 में ठहरते हैं। और सकुशल ये रात में रहते हैं, रात काटते हैं। उसके बाद में जब सुबह होती है 31 दिसंबर, उसके बाद में सुबह इस परिवार के सदस्य जाते हैं, खाना लाते हैं। खाना लाने के बाद में खाते पीते हैं, शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद में ये लेट जाते हैं, और उसके बाद में तारीख आती है 1 जनवरी 2025। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का वाक़या रहा होगा। एक 24 साल का लड़का होता है, और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है जो इस इलाके का पुलिस थाना लगता है नाका।
और 8:30 बजे वो पहुँच जाता है। लेकिन दरअसल सुबह का टाइम होता है, इस ठंड में शायद जो ऑफिसर्स होते हैं या जो वहाँ के अधिकारी होते हैं टाइम वहाँ पे नहीं उपस्थित होते हैं, वहाँ पे केवल संतरी होता है और संतरी से वो सारी बातें बताता है कि चारबाग जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने जो चरणजीत होटल है उसमें 5 कत्ल कर दिए गए हैं और उस कत्ल करने के जो पीछे जिसकी जिम्मेदारी है वो हमारी और हमारे पिता की है। हालांकि ये सुनने के बाद में जो वहाँ पे संतरी होता है इसको विश्वास नहीं होता है और इसके बाद में वो जो लड़का कह रहा होता है ये सब वहीं पे बैठ जाता है। और जब इस बात की खबर पुलिस के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, आला अफसर होते हैं, उनको पहुंचाई जाती भेजी जाती है तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और वो उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि 5 कत्ल हो जाते हैं और उनको कत्ल करने वाला जो लड़का होता है स्वयं पुलिस के पास में तहरीर लेके आया है। आनंद फानन में पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा करके और जो चारबाग रेलवे स्टेशन होता है उसके ठीक सामने जो चरणजीत होटल होता है वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उसका जो रूम नंबर 109 होता है उसको खुलवाते हैं। खुलवाने के बाद में देखते हैं तो हकीकत में वहाँ पे 5 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, जिसमें एक माँ होती है और 4 लड़कियाँ होती हैं। और ये जो बड़ी जो इसकी माँ होती है जिसका नाम आसमा होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 46 साल के करीब होती है और एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम, एक बड़ा लड़का होता है जिसका नाम अरशद होता है जो 24 साल के करीब होता है, जो पुलिस के पास में फरियाद लेके गया है। और सबसे बड़ी लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल के करीब होती है, उसका नाम अलीशा होता है। और जो दूसरे नंबर की लड़की होती है उसका नाम रहीमन होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। और तीसरे नंबर की जो लड़की होती है वो अक्सा होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है। और जो चौथे नंबर की लड़की होती है उसका नाम आलिया होता है, इसकी उम्र 9 साल के करीब होती है। ये जो पांचों हैं ये मृत अवस्था में पड़े हुए होते हैं और उनके पड़ोस में काफ़ी खून ब्लड वगैरह भी पड़ा होता है और किसी के मुंह में तो कपड़ा ठुसा होता है और किसी के गले पे रस्सी से या हाथ से दाबने के निशान बने होते हैं, किसी के जो कलाइयाँ होती हैं वो कटी होती हैं। पुलिस ये सब देखने के बाद में तुरंत फॉरेंसिक जो टीम होती है उसको इन्फॉर्म करती है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। लेकिन जब गहराई से उस लड़के से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि दरअसल मेरे साथ में हमारे पिता भी होते हैं और इस प्रकरण के पीछे उनका भी हाथ होता है। हम दोनों लोग मिलके इन सभी लोगों को, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है, इनको हम ही लोगों ने गला दबा के मारा है। फिर उसके पिता के बारे में जब पूछा जाता है तो बताता है कि मेरे पिता का नाम बदर उर्फ बदरुद्दीन होता है जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल है और शायद ये हादसा होने के बाद में वो भी जो चारबाग ये रेलवे स्टेशन है उधर कहीं गए हैं, शायद वो भी आत्महत्या करने के लिए गए हैं। हालांकि पुलिस जब उनकी खोजबीन में निकलती है तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन होता है उसकी किसी भी रेलवे ट्रैक पे ना ही उनकी डेड बॉडी मिलती है और ना ही उनका कोई पता चलता है। इसके बाद में जब इस लड़के से गहराई से पूछताछ की जाती है तो वाकया कुछ इस प्रकार से सामने निकल के आता है। दरअसल आगरा का जो ये टेढ़ी बगिया इलाका है उसी का एक कस्बा पड़ता है इस्लाम नगर के मूल निवासी होते हैं और वहाँ पे रहते हैं और ये मुस्लिम समाज से आते हैं और इन्हीं के मुस्लिम समाज के रहने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जो इनको बात बात पे परेशान किया करते हैं, इनको टार्चर करते हैं मानसिक रूप से और इनको बांग्लादेशी कह के इनका शोषण करते हैं। हालांकि वो लड़का ये बताता है कि जो हमारे परिवार के कुछ लोग हैं खानदानी जो है बदायूं में रहते हैं और पुलिस चाहे तो इस चीज़ की तहकीकात कर सकती है कि मैं मूल निवासी जो हूँ वो भारत का ही हूँ ना कि बांग्लादेश का, ऐसी वो पुलिस को सूचना देता है। इसके बाद में वो बताता है कि उसके गांव के कुछ लोग होते हैं उसके समाज के ही, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा प्रताड़ित करते हैं उसको और उसके पिता को ताकि ये गांव छोड़ के चले जाएं, अपना मकान छोड़ के चले जाएं। और उसके बाद में इसकी जो माँ और इसकी बहनें हैं उनसे अनैतिक रूप से धंधा
करवाया करें, ऐसी उनकी मानसिकता होती है। और वो लड़का बताता है कि जो व्यक्ति हमारे घर के सामने रहते हैं वो तरह तरह के जो अनैतिक एक लड़कियों से देह व्यापार होता है उसको काम करवाते हैं, अलग अलग शहरों में लड़कियों को भिजवाकर ऐसी बात का खुलासा करता है। और वो बताता है कि ये घटनाक्रम होने के बाद में हम दर-दर की ठोकरें खाने के बाद में पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जब हमारी बात को नहीं सुनती है, फिर आगरा के जो मौजूदा सरकार के जो नेता होते हैं उनके पास भी जाते हैं। जब वो भी हमारी बात नहीं सुनते तो मजबूरन में हमको अपना गांव छोड़ना पड़ता है और वहां से हम अजमेर जा रहे हैं ऐसी बात करके निकलते हैं। हालांकि वो अजमेर जाते हैं या नहीं जाते ये तो एक जांच का विषय है, पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में वो माता पिता, 4 बहनें और अपनी माँ के सहित में कभी तो फुटपाथ पे अपनी रात बिताते हैं, कभी तो रोड के किनारे अपना रात बिताते हैं। लेकिन उस दिन ये अंततः किराए पे होटल लेते हैं और होटल लेने के बाद में ये रुकते हैं। और उस रात को 31 दिसंबर 2024 की रात को कुछ चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, खाना और कुछ जो शराब होती है उसकी बोतल वगैरह भी उस कमरे से मिलती हैं, ये मीडिया का दावा है। और उसके बाद में इन लोगों को खाना वगैरह खिलाने के बाद में सबको शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद में जब नशे में हो जाते हैं तब इनका गला दबा के इनकी हत्या की जाती है। और इसके बाद में जो ये अरशद नाम का लड़का है एक वीडियो जारी करता है, उसमें एक कहता है कि हमारे गांव के कुछ व्यक्ति हैं जिनका वो नाम लेके बताता है, जिसमें रानू और आफ्ताब अहमद, आरिफ, अजहर और सलीम ड्राइवर ये नाम के व्यक्ति होते हैं। इसको परेशान करते हैं, इसके परिवार को परेशान करते हैं ताकि ये भाग जाए। और इसकी जो माँ और उसकी बहनें होती हैं उनसे शायद जो देह व्यापार का धंधा होता है उससे ये सब लोग करवाना चाहते थे, जिसमें ये इस नाम के सारे व्यक्ति संलिप्त होते हैं उसके कहने के अनुसार, जो उसने पुलिस के सामने खुलासा किया है। और साथ में उसने ये भी खुलासा किया है कि दरअसल वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं उनसे परेशान हो जाता है, तो वो हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता है। और हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी शायद उसने बनवा लिए होते हैं। और इसके साथ में वो जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे इस चीज़ की गुहार करता है, उनसे इस चीज़ की प्रार्थना करता है कि आपका जो भी रवैया मुस्लिम समाज के प्रति है वो आप सही कर रहे हैं। ये जिस जगह पे हैं उस जगह पे अनैतिकता कर रहे हैं, किसी भी समाज की माँ बहनों को बख्श नहीं रहे हैं। और जहाँ पे हिंदू समुदाय कम होता है उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनकी माँ बहनों पे इनकी गंदी नज़र रहती है। और इस विषय इस प्रकरण की बहुत गहनता से जांच की जाए, ऐसा मेरा योगी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है। और ख़ासकर ये मेरा निवेदन रिक्वेस्ट जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे खासकर हमारा ये निवेदन है। हालांकि इस प्रकरण और इस वाकया के पीछे कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है ये एक जांच का विषय है। पुलिस इस घटनाक्रम के पीछे बहुत गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और इस घटनाक्रम के पीछे किन लोगों का हाथ है उनको ये एक जांच का विषय है और जांच पुलिस कर भी रही है। और संभवतः इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उनको कहीं पर से बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स से हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि इस घटना के बाद में जो पुलिस की टीम होती है उस अरशद नाम का जो लड़का होता है 24 साल का, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में अभी उससे पूछताछ की जो भी कार्रवाई होती है वो चल रही होती है। और सब तकरीबन 3 टीमें जो उसके पिता बदरुद्दीन होते हैं उनके पीछे उनकी तलाश में लगाई जाती है। और ये सब प्रकरण होने के बाद में जब ये मैटर वायरल होता है तो जो पत्रकारों की एक टीम होती है आगरा के जो टेढ़ी बगिया इलाका होता है उसका जो गाँव इस्लाम नगर होता है वहाँ पे पहुँचती है और उनके बारे में जब जानकारी लेती है तो वहाँ के ग्रामीण जो होते हैं इनके मोहल्ले के रहने वाले वो ये बताते हैं कि दरअसल ये दोनों जो पिता पुत्र होते हैं झगड़ालू स्वभाव के होते हैं और ये कपड़े बेचने का काम करते हैं, फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं जिससे अपनी इनकी जीविका चलती है। और एक छोटा सा मकान इनका होता है
जिसका ये हिस्सा आधा बेच लेते हैं। बेचने के बाद में जब वहाँ से निकलते हैं तो ये कह के जाते हैं कि दरअसल हम अजमेर जा रहे होते हैं। अब इसकी कहानी में इस लड़के के, इस परिवार के और इसके ग्रामीण के जो भी लोग हैं, उन्होंने पत्रकारों को जो भी सूचना दी है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है, ये एक जांच का विषय है। हालांकि पुलिस तो इन प्रकरण और इस वाक़ये के पीछे किन किन लोगों का हाथ है उस चीज़ को निष्कर्ष तो निकाल ही लेगी, उसके दोषियों को भी ढूंढ लेगी। और पुलिस देखने का विषय कितनी गंभीरता से इस मैटर को लेती, जांच करती है। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बस यही ईश्वर से आकांक्षा प्रार्थना है। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।